केमिकल काइनेटिक्स के 2 लेक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। उन लेक्चर्स के बारे में जो सबसे की पॉइंट्स हैं, पहले उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे जाएंगे। तो अपनी पेन और काप नोटबुक अपनी लेके बैठिए। कुछ की पॉइंट्स है, ये आपको ब्रेन में हमेशा याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शन की एसआई यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड होती है। फर्स्ट पॉइंट बहुत ध्यान से देखना। सेकंड पॉइंट आपके पास आता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और एक लास्ट लेक्चर में हमने थर्ड पॉइंट भी पढ़ा था, जिसको हमने बोला था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं dx बाई dt। जैसे हमने एक रिएक्शन लिखी थी 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2। इसका जब हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करते हैं तो हम लिखेंगे डेल एक्स डेल अपॉन डेल टी ऑफ किसका आगे पास NH3, साइन कैसा होगा नेगेटिव अपॉन 1/4 इज इक्वल टू डेल बाई डेल टी ऑफ O2, साइन नेगेटिव डिवाइड बाई 1/5 इज इक्वल टू डेल बाई डेल टी ऑफ NO, और यहाँ पर 1/4 और यहाँ पर प्रोडक्ट है तो प्लस का साइन रहेगा, इज इक्वल टू डेल बाई डेल टी ऑफ H2O, और यहाँ पर 1/6। ये जो हमने एक्सप्रेस किया है ये होता है आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस। अगर इसी रिएक्शन का हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ता तो कुछ ज़्यादा दिमाग की बात नहीं है, बस क्या लगाना पड़ेगा पास d/dt ऑफ NH3, साइन यहाँ पर भी नेगेटिव 1/4 इज इक्वल टू d/dt ऑफ O2, साइन यहाँ पर भी नेगेटिव 1/5 इज इक्वल टू d/dt ऑफ NO, साइन यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा 1/4 इज इक्वल टू d/dt ऑफ H2O 1/6। ये जो हमने रिप्रेजेंट किया है ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस किसी रिएक्शन का रेट होता है, रेट एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी गिवन इंस्टेंट ऑफ पॉइंट पर, इंस्टेंट ऑफ टाइम, गिवन इंस्टेंट ऑफ पॉइंट पर अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करते हैं वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है। और जब हम एवरेज एप्रिसिएबल टाइम गैप इंटरवल, एप्रिसिएबल टाइम गैप इंटरवल, एप्रिसिएबल टाइम गैप इंटरवल पे जब हम उसको मेजर करते हैं तो वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस होता है। फिर हमने पढ़ा था कैटलिस्ट जो है वो जनरली रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर देता है विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट। कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है लेकिन खुद रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता है। फिर आपके पास बात आती है कि कैटलिस्ट वाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वाई कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करता है? बहुत सिंपल सी बात है, हमने उस दिन पढ़ा था, बाई लोअर डाउन द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को लोअर डाउन कर देता है कैटलिस्ट, उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। फिर हमने एक टर्म पढ़ी थी जिसको हम लिखा था आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो आपको ब्रेन में होनी चाहिए। वो मिनिमम एनर्जी जो कंपलसरी होती है किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए या किसी रिएक्शन को कैरिड आउट करने के लिए। फिर हमने एक टर्म पढ़ी थी जिसको हमने अभी रिप्रेजेंट किया है, इसको हमने बोला था एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे EA से। ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था
फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट डालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। तो आज एक नई चीज सीखते हैं कि एक फैक्टर तो हमने पढ़ लिया है कि रेट ऑफ रिएक्शंस जनरली इंक्रीज होता है जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो जनरली देखा गया है कि कैटलिस्ट जब हम यूज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, समटाइम्स वो डिक्रीज भी करता है, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में। दूसरा फैक्टर जो है वो आपके पास होता है टेम्परेचर, कि भाई कोई रिएक्शंस है, कोई दो रिएक्शन है और सेम रिएक्शन, आप ये समझिए कोई सेम रिएक्शन है, वो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे कैरिड आउट हो रही है। तो टेम्परेचर के वेरिएशन से उस रिएक्शंस के रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पे वो सेम रिएक्शन सेम रेट से प्रोसीड करेगी, या टेम्परेचर के चेंज होने से सेम रिएक्शन का रेट भी अलग अलग होता है? तो टेम्परेचर जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शंस के। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। मतलब ये समझिए कोई रिएक्शन ए है, कोई रिएक्शन ए दो डिफरेंट टेम्परेचर पे कैरिड आउट हुई है T1 एंड T2, और अगर T2 ग्रेटर देन T1 है तो उस केस में इस कंडीशन के ऊपर उस रिएक्शन का रेट जो रहा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो रहा होगा वो हाई रहा होगा एज कंपेयर टू T1। तो बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं रखना है कि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। बात आती है कि भाई क्वेश्चन मार्क है कि सर टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज होता है? तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के अंदर जो थर्मल एनर्जी है, टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती है, और थर्मल एनर्जी के इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। उसकी वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन दी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, उन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं। और जब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे ना, तो जब भी दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो उनसे जो एनर्जी लिबरेट होती है वो एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, इसलिए कम टाइम में वो रिएक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी तक रीच कर जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो सिंपल सी बात समझना, क्रैम करने की कोई ऐसी चीज नहीं है। टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। दैट मीन्स सेम रिएक्शंस टू डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर कैरिड आउट हो रही है तो वो रिएक्शन जो जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है वहां पर रिएक्शन का रेट भी ज्यादा रहा होगा। अब बात आती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों इंक्रीज होता है? तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल के बढ़ने से जो नंबर ऑफ कोलिजन है बिटवीन दी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, लास्ट में हम पढ़ेंगे इसको कोलिजन थ्योरी के अंदर, इसका यूनिट का लास्ट टॉपिक आएगा, तो वहां पर जितने ज्यादा कोलिजन होंगे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में उतना ही वो कोलिजन इफेक्टिव होने की टेंडेंसी ज्यादा है। इसलिए पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि जल्दी से रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो एक चीज जो थीम पॉइंट है वो आप पकड़ सकते हो कि जनरली इट वाज सीन दैट ये देखा गया है विद राइज इन 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन, कि जब हम किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 केल्विन या 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं देन मोस्टली रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देते हैं तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन अप्रोक्सीमेट डबल हो जाता है। तो ये पॉइंट समझ सकते हो कि हाउ मच टेम्परेचर वी विल इंक्रीज सो दैट द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट विद राइज इन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल्स। तो सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। बहुत अच्छा यूनिट है, कुछ रटने का नहीं है। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं लेकिन खुद रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते हैं। कैटलिस्ट के बाद टेम्परेचर, सो वी कैन कंक्लूड दैट विद राइज इन टेम्परेचर
rate of reaction is also going to be increased. That means we can say that temperature of a reactions is directly proportional to its rate. Same reactions is carried out to different temperature, then at higher temperature the rate of reaction is found to be greater. Third point आपके पास आता है effect of concentration of reactant, कि भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का उसके रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। क्या कंसंट्रेशन अगर हम रिएक्टेंट की बढ़ा दें तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप चाहे कितना भी इंक्रीज कर लो, सेम रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहेगा। इस चीज को हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनरली हमने देखा कि कोई लकड़ी का कोई टुकड़ा है, वुड है, कोई वुड का कोई पीस है, सेम वुड का पीस दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के ऊपर बर्न किया जा रहा है। मतलब हम किसी रिएक्शन को कैरिड आउट करवा रहे हैं, कंबंशन रिएक्शन है वो, और उसमें कंबंशन जो हो रहा है वो किसी वुड के पीस का हो रहा है, और सेम वुड का पीस दो डिफरेंट कंडीशन, एक जहां पर 20% ऑक्सीजन है और एक जहां पर 80% ऑक्सीजन है, दो डिफरेंट कंडीशंस ऑफ ऑक्सीजन पे सेम वुड का पीस बर्न किया जा रहा है। कहां पर ये वुड ज्यादा इजीली बर्न होगी या ज्यादा जल्दी बर्न होगी? तो ऑब्वियसली बात है कि कंबंशन रिएक्शन के लिए जो जीवन रेखा है, जो लाइफ लाइन है, वो क्या होता है कि पास ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी सर, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो यहां पर 80% ऑक्सीजन है, यहां पर 20% ऑक्सीजन है। 80% ऑक्सीजन ज्यादा है 20% ऑक्सीजन से। दैट मीन्स सेम वुड को अगर हम इस कंडीशन पर बर्न करेंगे तो वो वुड जल्दी बर्न होगी। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेट ऑफ रिएक्शंस। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहां पर स्टॉप होके 2 मिनट सुनिए आप बात, कि मतलब आप ये समझें कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी हाइयर होगा। एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज गोइंग टू बी लोअर, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होती हुई चली जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो होता हुआ चला जाएगा। तो कोई आपसे ये पूछ ले, इज द रेट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शंस is found to be constant throughout। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आपके पास ये कह रहा है कि क्या किसी रिएक्शन का रेट इज द रेट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन, कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट क्या फाउंड टू बी कांस्टेंट, मतलब क्या कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट, मतलब जब तक रिएक्शन कैरिड आउट होती है। मतलब आप ये समझिए जब रिएक्टेंट ने रिएक्ट करना स्टार्ट किया है तब, और 10 मिनट बाद हम देखेंगे तब, या बिल्कुल लास्ट में अगर हम देखेंगे तब, तो रिएक्टेंट की रिएक्ट करने की कैपेसिटी, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी क्या सेम है कि अलग अलग हो गई होगी? तो बहुत सिंपल सी बात है, हमने फर्स्ट डे पढ़ा था, जब T इज इक्वल टू 0 होता है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैक्सिमम होती है। जब T इज इक्वल टू 0 है तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैक्सिमम है, और कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शन की। अगर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैक्सिमम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी मैक्सिमम होगा। इसका मतलब T इज इक्वल टू 0 है तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैक्सिमम है, रेट ऑफ द रिएक्शन जो होगा वो भी मैक्सिमम होगा। जब T इज इक्वल टू, मतलब T इज इक्वल टू 0 ना समझिए आप, इसको ही समझिए रिएक्शन इज एट बिगिनिंग, बिल्कुल जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तब की बात हम कर रहे हैं। और जब बिगिनिंग में कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैक्सिमम होगी तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी मैक्सिमम होगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एज द रिएक्शन प्रोसीड, कि जैसे ही कोई रिएक्शन प्रोसीड करती है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होती है वो डिक्रीज होती है। कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होती है? डिक्रीज होती है। और कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब डिक्रीज होगी
तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अगर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज हो रहा है मतलब एक चीज पॉसिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है कि रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट नहीं है। तो कोई आपसे पूछ ले इज द रेट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज फाउंड टू बी कांस्टेंट थ्रू आउट, तो आपने सिंपल कहना है नो सर, रेट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज नॉट फाउंड टू बी कांस्टेंट थ्रू आउट। इन द बिगिनिंग व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मैक्सिमम, rate of reaction is maximum, but as we know, as the reaction proceed, concentration of the reactant is going to be decrease, that's why the rate of reaction is also going to be decrease। और decrease हो रहा है मतलब constant नहीं है। पहली बात, कोई आप पूछ ले रेट ऑफ रिएक्शन कब मैक्सिमम होता है, बिगिनिंग में मैक्सिमम होता है सर, क्यों होता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, और कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैक्सिमम होती है बिगिनिंग में, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बिगिनिंग में फास्ट होता है, और जैसे जैसे कोई रिएक्शन कैरिड आउट होती चली जाएगी उस रिएक्शन का रेट धीरे धीरे स्लो होता हुआ चला जाएगा। 3 फैक्टर हमने पढ़े हैं, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, जनरली 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। कोई सेम वुड का पीस है उसको 2 डिफरेंट कंडीशन पे अगर हम बर्न कर रहे हैं तो जहाँ पर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है वो ज़्यादा इजीली बर्न होगी, ज़्यादा फास्टली बर्न होगी। दैट मीन्स कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शंस। कोई आपसे पूछ ले कि क्या किसी रिएक्शन का रेट पूरी रिएक्शन में कांस्टेंट रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इज द रेट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज फाउंड टू बी कांस्टेंट थ्रू आउट, नो पॉसिबल नहीं है सर। क्यों नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन तो कंसेंट्रेशन में डिपेंड करता है, और कंसेंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, यही तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है। और T इज इक्वल टू 0 है तो कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट मैक्सिमम है, तो उस टाइम रेट ऑफ रिएक्शन भी मैक्सिमम होगा। बट एज द रिएक्शन प्रोसीड रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट, दैट वाई द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज गोइंग टू बी डिक्रीज, और कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होगा। सरफेस एरिया जो है ये भी थोड़ा ध्यान रखें आपके पास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फर्क भी पता होना चाहिए। सरफेस एरिया जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शंस दो कोई सेम रिएक्शंस हैं, दो कोई सेम रिएक्टेंट रिएक्ट्स कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना के पास, सेम रिएक्टेंट रिएक्ट्स कर रहे हैं, तो पाउडर फॉर्म में रिएक्शन जो है वो ज़्यादा फास्ट होती है एज कंपेयर टू सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में वही रिएक्टेंट सेम रिएक्टेंट है, बस फर्क क्या है, एक बार वो रिएक्टेंट पाउडर फॉर्म में है और एक बार वो रिएक्टेंट सॉलिड फॉर्म में है। तो पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो पाउडर फॉर्म में रिएक्टेंट रिएक्ट भी जल्दी करेगा, और रिएक्टेंट रिएक्ट जल्दी करेगा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो सेम रिएक्टेंट अगर पाउडर फॉर्म में है वो ज़्यादा इजीली रिएक्ट करेगा, दैट मीन्स उसका रेट ऑफ रिएक्शन हाइयर होगा एज कंपेयर टू द सॉलिड फॉर्म। एक्सपोज टू द रेडिएशंस, ये कुछ अलग सी टर्म है, एक्सपोज टू द रेडिएशंस। जनरली बेटा 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। एक तो हम किसी रिएक्शन को कैरिड आउट करवाएं सनलाइट में, सपोज करो आपके पास रेडिएशन को हमने सनलाइट ले लिया, एक तो हम रिएक्शन को कैरिड आउट करें सनलाइट में। एक कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो कैरिड आउट ही होती है इन सनलाइट। देखो एक तो नॉर्मल रिएक्शन है, कोई नॉर्मल रिएक्शन उसको हम सनलाइट में कैरिड आउट करवाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो रिएक्शन डार्क में नहीं हो सकती थी, वो डार्क में भी हो सकती थी, लेकिन हमने सनलाइट में प्रोवाइड किया उसको। एक कुछ रिएक्शन ऐसी है जिसका आपने नाम सुना होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिसमें सनलाइट की हेल्प से प्लांट्स अपना फूड तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को हर हाल में सनलाइट की प्रेजेंस में ही कैरिड आउट होना है, जबकि नॉर्मल रिएक्शन को हम डार्क में भी कैरिड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर जनरली ये देखा गया कि सनलाइट में जब हम एक्सपोज करते हैं किसी भी रिएक्शन को, वो बात अलग है कि ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन केवल होती ही सनलाइट की प्रेजेंस में है, लेकिन कुछ रिएक्शन डार्क और सनलाइट दोनों में हो सकती है। तो ये देखा गया कि वो रिएक्टेंट, सेम रिएक्टेंट को जब एक्सपोज किया गया रेडिएशन में, सनलाइट में एक्सपोज किया गया, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हाइयर आया
एज कंपेयर टू डार्क। डार्क के कंपैरिजन में उस रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा सनलाइट की प्रेजेंस में आया। तो थोड़ा ध्यान से देखना, मैं यहां पर दो टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूं। एक तो वो कंडीशन जहां पर सनलाइट के बिना रिएक्शन हो ही नहीं सकती है, और एक वो रिएक्शंस जहां पर रिएक्शन डार्क में भी हो सकती है और सनलाइट में भी हो सकती है। तो ऐसी कोई रिएक्शन जो केवल होती ही सनलाइट की प्रेजेंस में है, जो केवल होती ही सनलाइट की प्रेजेंस में है, उस रिएक्शन को हम ये भी बोल सकते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। ऐसी कोई केमिकल रिएक्शंस जो केवल कैरिड आउट होती है लाइट के साथ ही, उसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि लाइट में जब हम किसी रिएक्शन को कैरिड आउट करते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। तो ये 5 फैक्टर हमने पढ़े हैं। फर्स्ट फैक्टर जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा था, कैटलिस्ट। सेकंड हमने पढ़ा टेम्परेचर। थर्ड हमने पढ़ा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फोर्थ हमने पढ़ा है सरफेस एरिया। और फिफ्थ हमने पढ़ा है एक्सपोज टू दी लाइट। तो ये 5 फैक्टर है जिसके ऊपर हम कहते हैं कि डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शंस। तो एक बार थोड़ा जल्दी से एक बार रिकैप करते हैं जल्दी से। कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस विच कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट। Minimum amount of energy which must be required to carry out a chemical reaction is called as threshold energy. The energy is supplied from outside so that the energy of reactant becomes equal to threshold energy. That energy is called as activation energy. Temperature, a reaction is carried out at the 2 different temperature, that at higher temperature reaction will proceed more efficiently, उसका rate of reaction ज़्यादा होगा। कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर हम इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। इसीलिए देयरफॉर वी कैन से दैट द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, बिकॉज इन द बिगिनिंग कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मैक्सिमम, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम। एज द टाइम प्रोसीड कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज गोइंग टू बी डिक्रीज, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिक्रीज। सरफेस एरिया बढ़ता है तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट सेम रिएक्टेंट in the powder form can react more easily as compared to the solid form। और कुछ रिएक्शंस जो कैरिड आउट होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, उनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन जनरली इट इज क्लियर दैट सनलाइट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होती है एज कंपेयर टू डार्क। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इस यूनिट का, ये कैटलिस्ट अब यहाँ से छूट जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात बहुत हो गई है, अब इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब एक नई टर्म्स इंट्रोड्यूस होगी आपके सामने जो इस यूनिट को बिल्कुल एंड तक लेके जाएगी। बिगिनिंग होगा इक्विलिब्रियम चैप्टर से 11th में से, जहां पर एक टर्म आपने पढ़ी थी जिसको हमने बोला था लॉ ऑफ मास एक्शन। उस लॉ ऑफ मास एक्शन को ही हम डिस्कस करेंगे और वहां से फिर हम आगे चलेंगे। नोटबुक पेन अपने साथ रखिए बेटा। वीडियो देखने के साथ साथ आपको अपना भी एफर्ट जो है वो लगाना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। देखने मात्र से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू बी वर्क हार्ड। ठीक है, तो आगे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। नाम टॉपिक का लिख रहे हैं हम, आप सभी को पता है, नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ये हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक आपके पास है लॉ ऑफ मास एक्शन। नई टर्म्स आएगी यहां से, इंटरेस्टिंग टर्म्स। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता क्या है? अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कि टेम्परेचर के ऊपर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है और कंसेंट्रेशन के ऊपर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। मतलब हमें कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इफेक्ट को अगर स्टडी करना है, केवल बहुत ध्यान से देखना, इफ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसेंट्रेशन, दैट टाइम वी हैव टू कीप टेम्परेचर इज कांस्टेंट। बहुत ध्यान रखना, क्योंकि टेम्परेचर और रेट कंसेंट्रेशन दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट डालती है। लेकिन अगर मेरे को कंसेंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में ही स्टडी करना है तो टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन में। क्या कहता है इसने? कहा लॉ ऑफ मास एक्शन इज स्टेट दैट
स्टेट दैट, क्या स्टेट करता है? एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छी टर्म्स है। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट करना पड़ेगा। कांस्टेंट टेम्परेचर, रेट ऑफ द रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, किसके आपके पास? टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन, ऑफ रिएक्टेंट। बहुत ध्यान से देखना बेटा, आपके पास क्या बताया इसने, ये टर्म क्रैम नहीं करनी है, हमें मैथमेटिकल एक चीज मिलेगी, बस उसको ध्यान रखेंगे, टर्म अपने आप बन जाएगी। कैसे बनेगी थोड़ा एक बार डिस्कस कर दे। क्या स्टेट करते हैं? इट स्टेट दैट कि टेम्परेचर अगर हम कांस्टेंट कर दे, दैट मीन्स टी को अगर हम कांस्टेंट कर दे, कर दिया तो कहता है टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, मैं क्या कह रहा है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट कंफ्यूजिंग है, ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। क्या के पास? मल्टीप्लाई। क्या बताया? टेम्परेचर इज कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई किसकी? मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। कि भाई कंसेंट्रेशन, जो मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, उस मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन के, अगर टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। लेट अस कंसीडर दैट, हम ही समझें, A प्लस बी कोई रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बना के पास? प्रोडक्ट बनाया। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? इट स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये तो बेटा कंडीशन सेटिस्फाई करनी ही पड़ेगी। लॉ ऑफ मास एक्शन को हम डिफरेंट टेम्परेचर पर अप्लाई नहीं कर सकते। लॉ ऑफ मास एक्शन पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर क्या बताया? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किसकी? मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और मोलर कंसेंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, और रिएक्टेंट हमारे पास ए और बी है, मतलब इसकी कंसेंट्रेशन, इसकी कंसेंट्रेशन, दोनों रिएक्टेंट है। ये प्रोडक्ट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शन, जब टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। ऊपर वाली टर्म को भूल जाइए, ये ध्यान रखिए, अपने आप आ गई। क्या डेफिनेशन स्टेटमेंट है? लॉ ऑफ मास एक्शन इज स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दैट लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लियर? तो व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? लॉ ऑफ मास एक्शन इज स्टेट दैट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactant। यहां से हमारे पास एक टर्म आई, rate of reaction is directly proportional to A into B। यहां से हम एक चीज लिखेंगे, rate of reaction is equal to KA into B। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए हमने कांस्टेंट यूज किया है, उस कांस्टेंट को हमने बोला है K। और K का नाम क्या है? दो तीन नाम है। सबसे पहले पहला नाम, K को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ध्यान रखना, पूरी यूनिट में पीछे पड़ा रहेगा ये आपके, रेट कांस्टेंट। एक हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शंस, एक टर्म आई है K, और K का मतलब क्या है? रेट कांस्टेंट। अगर हम रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहें, रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहें तो मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए को किसके बराबर मान लो? मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, और इन दोनों किसके बराबर मान लो? यूनिटी के बराबर। तो ये यूनिटी, ये यूनिटी, यूनिटी यूनिटी मल्टीप्लाई यूनिटी आएगी। तो यहां से क्या हो जाएगा पास? रेट ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू के, और के क्या आपके पास? रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट क्या होता है? तो आप कहोगे सर रेट कांस्टेंट जो है ना, दैट इज ऑल्सो रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट कांस्टेंट को हम रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, लेकिन हर कंडीशन पे नहीं। कब बोलेंगे? व्हेन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर यूनिटी है, किसी भी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की अगर यूनिटी है तो उस टाइम रेट कांस्टेंट ही रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो व्हाट इज रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट
रेट कांस्टेंट क्या होता है बेटा? रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन ही होता है। कब? व्हेन, बोलिए, व्हेन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज। कब होता है? जब होता है जब हम मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को कितना लेके चले? यूनिट लेके चले। दैट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? लॉ ऑफ मास एक्शन इज स्टेट दैट at the constant temperature rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactant. That means rate of reaction is directly proportional to A into B. To remove this proportionality, use a constant, that is K is named as rate constant. If we have to define rate constant, then molar concentration of reactant A and B is taken as unity. At that time rate constant is equal to the rate of reaction. So we can say that rate constant of reaction is equal to the rate of reaction when the concentration of reactant is taken as unity. अब आपके पास बात आती है एक नई टर्म्स में, जिसका नाम है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। बड़ा कंफ्यूजिंग है इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना आपके पास। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, फर्स्ट रेट पॉइंट क्या है? टू डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि भाई दो डिफरेंट रिएक्शन है ना, उनके रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी डिफरेंट मिलेगी। ध्यान से सुनना, आपके पास दो डिफरेंट रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी डिफरेंट मिलती है। फॉर सेकंड पॉइंट देखना, रेट कांस्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, ये स्टार लगा देते हैं थोड़ा समझने के लिए। रेट कांस्टेंट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शंस, बड़ी इंपॉर्टेंट है। रेट कांस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब समझना, किसी गिवन रिएक्शन का रेट कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट। बहुत ध्यान से देखना, मतलब कोई रिएक्शन ए से बी में कन्वर्ट हुआ है, ए से बी में, और हमने T5 मिनट पे एक चीज मेजर की, वो हमने मेजर किया आपके पास रेट कांस्टेंट। दैट मीन्स सपोज करो हमने रेट के की वैल्यू निकाली रेट कांस्टेंट की, और उसकी वैल्यू एक्स आई। तो अगर हम इसी रिएक्शन में T10 मिनट के बाद देखेंगे तब भी के की वैल्यू एक्स ही आएगी, सेम रिएक्शंस का। लेकिन ध्यान रखना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ध्यान सुना के पास, मतलब ये समझे आप कि एक रिएक्शन है, वो कैरिड आउट हो रही है, और उसी कहां पर कैरिड आउट हो रही है? सेम टेम्परेचर पर, और उसी रिएक्शन का आप रेट कांस्टेंट एक्सप्रेस कर डिटरमाइन कर रहे हैं डिफरेंट टाइम ऑफ इंटरवल पर। तो रेट कांस्टेंट उसी रिएक्शन का सेम टेम्परेचर पे डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे ऑलवेज क्या आएगा? ऑलवेज कांस्टेंट आएगा। जबकि थोड़ा ध्यान हो तो हम पढ़ रहे थे रेट ऑफ रिएक्शंस, तो हमने क्या कहा था? रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, वो हाई होता है बिगिनिंग में, बताया था के पास, और स्लो होता चला जाता है एज द टाइम प्रोसीड। जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करेगा ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता हो चला। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन तो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना कंसंट्रेशन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन हाई इसलिए क्योंकि बिगिनिंग में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ज्यादा है, और धीरे धीरे स्लो इसलिए हो गया क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने लग गया, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगी, तो उस टाइम क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब सुनना ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट नहीं रहता है। रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत ध्यान से सुनना, रेट ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन का कांस्टेंट नहीं होता है।
रेट ऑफ रिएक्शन सेम रिएक्शन का डिफरेंट टाइम ऑफ इंटरवल पे डिफरेंट आता है। रेट ऑफ एक बार फिर देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन किसी सेम रिएक्शन का कभी कांस्टेंट नहीं रहता है। रेट ऑफ रिएक्शन किसी सेम रिएक्शन का डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत ध्यान से सुनना, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और मैंने क्या कहा, रेट कांस्टेंट किसी रिएक्शन का टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, मतलब रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कि रेट कांस्टेंट जो है ना वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर सर ये रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट अगर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ना तो इसकी तो वही थोड़ी चाहिए थी जो रेट ऑफ रिएक्शन की होती है। मतलब बिगिनिंग में रेट कांस्टेंट ज़्यादा आना चाहिए था, जैसे जैसे टाइम बढ़ता तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जानी चाहिए थी। मतलब रेट कांस्टेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट आना चाहिए था। लेकिन हमने पॉइंट क्या लिखा है, किसी सेम रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। और हमेशा कांस्टेंट का मतलब वो कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करते। क्वेश्चन है, कोई आप पूछ ले, हाउ रेट कांस्टेंट रिलेटेड टू दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कि भाई रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन कैसे रिलेट करते हैं, तो आप लिखना है रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट होता है ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और कोई पूछ ले हाउ रेट कांस्टेंट, ना बोले क्या बोले, रेट ऑफ रिएक्शन इज रिलेटेड, हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन इज रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आप कहोगे सर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े। एक तो हमने पढ़ा कि दो डिफरेंट रिएक्शन है ना, तो उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी सेम नहीं आएगी, हमेशा डिफरेंट होगी। सेकंड हमने क्या पढ़ा है, कोई सेम रिएक्शन ही कैरिड आउट हो रही है, एक ही रिएक्शन है और अलग अलग टाइम इंटरवल पर हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू को मेजर करेंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। मतलब रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट, as the, ये भी समझ आपके पास, टू सेम रिएक्शंस एट द सेम कंडीशंस। दो कोई रिएक्शन अगर है ना तो सेम कंडीशन पे अगर है तो उनकी वैल्यू जो रेट कांस्टेंट क्या आएगी वो क्या आएगी पास, सेम आएगा। मतलब सेम रिएक्शन, पहले हमने कहा डिफरेंट रिएक्शन है तो डिफरेंट वैल्यू आएगी रेट कांस्टेंट की। फिर हम क्या, दो कोई रिएक्शन अगर सेम है ना और सेम कंडीशन पे कैरिड आउट हो तो कहीं पर कैरिड आउट करवा लो, कंडीशन अगर सेम है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आएगी। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था कि रेट कांस्टेंट किसी रिएक्शन का, सेम रिएक्शन का कभी चेंज नहीं होता टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता है। रेट कांस्टेंट दिमाग में बैठा लो, रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां से आपके पास बात आती है, फर्स्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शंस एंड रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के बीच में क्या डिफरेंट है। फर्स्ट डिफरेंस है डेफिनेशन का। क्या डिफरेंस डेफिनेशन का, कि बेटा रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, कब, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। सेकंड डिफरेंस क्या है, ध्यान सुनना, रेट ऑफ रिएक्शन अभी तो बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चीज क्या बताया था,
रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और थर्ड पॉइंट को मैं यहां लिख रहा हूं थोड़ा बॉक्स में, थोड़ा ध्यान सुनना। थर्ड पॉइंट क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन की ROR की SI यूनिट सर मोल पर लीटर पर सेकंड होती है। मतलब कोई दुनिया में कोई रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन, अगर उसके रेट ऑफ रिएक्शन की आपसे यूनिट पूछी जाए तो हमें कुछ नहीं देखना है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट डेफिनेटली क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकंड होगी। सर रेट ऑफ रिएक्शन की ऐसा यूनिट हमें पता लग गई मोल पर लीटर पर सेकंड है, लेकिन जो रेट कांस्टेंट है के की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होगी, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है डिपेंड अपॉन दी, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है अब, डिपेंड अपॉन दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। मतलब ये समझिए, दैट मीन्स कोई भी रिएक्शन, कोई भी किसी भी प्रकार की रिएक्शन, हाइपोथेटिकल, रियल, कुछ ही किसी फोटोकेमिकल, और आपसे पूछे इस रिएक्शन की ऐसा यूनिट क्या है रेट ऑफ रिएक्शन की, तो आप कहोगे सर मोल पर लीटर पर सेकंड है। लेकिन अगर ये पूछे ना इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट यूनिट क्या है, तो रेट कांस्टेंट यूनिट बताने के लिए हमें पहले एक टर्म पढ़नी पड़ेगी, उस टर्म का नाम है आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस मतलब अगर हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट पढ़नी है, रेट कांस्टेंट के बारे में स्टडी करनी है, तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये पीछा नहीं छोड़ेगा लास्ट तक। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे ही बात करेंगे, अब जितनी भी बात करेंगे सारी इस वर्ड पे बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो आप जल्दी से एक बार कॉपी पेन लेके बैठिए, दिमाग को खोलिए, नोट करिए। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन किसी गिवन कंडीशन पर, मतलब सेम टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इंग्लिश वर्जन we can say that law of mass action is state that at the constant temperature rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactant, और mathematically rate of reaction is equal to K into A into B। K क्या है? rate constant है। if we have to define the rate constant then A and B is taken as unity, at that time K is equal to rate of reaction, that means rate constant is equal to the rate of reaction when concentration of reactant is taken as unity। characteristics of rate constant, टू डिफरेंट रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डिफरेंट होता है। दो सेम रिएक्शन अगर सेम कंडीशन पर कैरिड आउट हो रहे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आएगी। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, रेट कांस्टेंट किसी रिएक्शन का, सेम रिएक्शन का डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे सेम रहेगा, जबकि रेट ऑफ रिएक्शंस बिगिनिंग में ज्यादा रहेगी और लास्ट में कम होती हुई चली जाए। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं करता है। दैट इज द डिफरेंस। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रेट कांस्टेंट? रेट ऑफ रिएक्शन इज मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शंस व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। ऐसा यूनिट of rate of reaction is always found to be mole per liter per second। ऐसा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। यहां पर एक नई टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें, देखिए कैसे पढ़ते हैं। एक बार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें एक टर्म्स पढ़नी पड़ेगी। लॉ ऑफ मास एक्शन के जैसे ही एक टर्म है, इधर से थोड़ा साफ कर देते हैं ताकि लॉ ऑफ मास एक्शन आपके सामने रहे। ऐसी एक टर्म है रेट लॉ एक्सप्रेशन। अभी हमने पढ़ा रिसेंटली लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन? ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फिर आपके पास रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखना आपके पास क्या है। मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं,
हमने लिखा आपके पास इस तरह कोई रिएक्शन है, ए प्लस बी सी गिव्स प्रोडक्ट। मतलब हमने एक रिएक्शन लिखी है, ए प्लस बी प्लस सी गिव्स प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू रेटल एक्सप्रेशन क्या होगा? रेट इज इक्वल टू, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ बी, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सी। ठीक है, अगर इसका स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए है तो हम यहां पर स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए लगा दें, इसको बी लगा दें, इसको सी लगा दें। तो ये जो हमने डिनोट किया है ना, ये जर्नली होता है आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेटल एक्सप्रेशन क्या कहता है? पहले थोड़ा स्टेटमेंट लिखते हैं रेटल एक्सप्रेशन की। ठीक है, इट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which can express the rate of reactions। ध्यान से सुनना, आपके पास बहुत मुश्किल की टर्म है, लेकिन थोड़ा समझोगे तो समझ में आ जाएगी। रेटल एक्सप्रेशन क्या है? पहली बात तो समझ लीजिए, रेटल एक्सप्रेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या एक्सप्रेस करता है एक्सप्रेशन? विच एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शंस। किसकी टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किस टर्म्स में एक्सप्रेस करता है? मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म्स में। ये भी तो वही कर रहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर रहा था मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में, ये भी वही कर रहा है। लेकिन इसके बाद की बात सब इंपॉर्टेंट है। मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रेज टू सम पावर, कि जो मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगी ना, उसके ऊपर कुछ ना कुछ पावर रेज्ड होगी। कौन सी पावर? विच मे और मे नॉट इक्वल टू देयर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। और ये जो पावर है, बहुत ध्यान से देखना बेटा प्लीज, ये जो पावर है ये उसके स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल हो भी सकती है और स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल नहीं भी हो सकती। मतलब अगर ए प्लस बी प्लस सी गिव्स प्रोडक्ट, इस रिएक्शन का मेरे को रेट ला एक्सप्रेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं, रेट ला एक्सप्रेस करना पड़ जाए तो हम कैसे क्या करेंगे? क्या कहता है? इट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच कैन एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब यहां तक तो बात सी क्लियर है। इन टर्म्स ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ईच रेज टू सम पावर विच मे और मे नॉट इक्वल टू देयर स्टिच्योमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब यहां पर हम पावर जो है ना वो P, Q और R लेके चलेंगे। अब ये गड़बड़ हो जाती है यहां से, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना। सर ये P, Q और R आई कहां से? हमारे पास तो A, B और C थी। यहां पर आपने P, Q और R लिख दी। बेटा इस चीज को मैंने क्यों लिखा है, चीज समझिए। लास्ट में एक वर्ड है विच मे और मे नॉट इक्वल टू देयर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है, बहुत ध्यान सुनना, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को एग्जैक्टली फॉलो नहीं करती है। मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है, थ्योरेटिकली अगर हम उसको मेजर करते हैं तो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन जब उस रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया तो उसका रेटल एक्सप्रेशन कुछ अलग तरह का आया। कंफ्यूज हो रहा है सर? बिगिनिंग से देखो। रेटल एक्सप्रेशन क्या है? रटना नहीं है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो एक्सप्रेस करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। किस टर्म्स में?
इन टर्म्स ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और क्या होता है, ईच रेज टू सम पावर विच मे और मे नॉट इक्वल टू देयर स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब वो जो मोलर कंसेंट्रेशन की टर्म्स है ना, उसके ऊपर कुछ पावर हम रेज करेंगे और वो पावर उसकी स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर नहीं भी हो सकती। अगर मैं इस चीज को रेट इज ये लिख देता ए बी और सी, और यहां पर ए बी और सी ही लिख दूं, इसका मतलब हमेशा 100% केसेस के लिए ये ए की पावर हमेशा ये ए जाएगी, बी की पावर हमेशा बी जाएगी और सी की पावर हमेशा जाएगी। लेकिन इसमें एक वर्ड है मे और मे नॉट इक्वल, कि कई बार इक्वल हो भी जाती है और कई बार इक्वल नहीं भी होती है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ना, ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, इसलिए मैंने पी क्यू और आर लिखा है। लेकिन हम जो चीज निकाल रहे हैं इस बोर्ड पर, वो एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते सर, वो हम थ्योरेटिकली ही मेजर करेंगे। तो P की वैल्यू वही होगी जो A की वैल्यू है, Q की वैल्यू वही होगी जो B की वैल्यू है, R की वैल्यू वही होगी जो C की वैल्यू है, बट हमने नोटेशन अलग तरीके से दी है P Q R के टर्म्स में। क्यों सर? क्योंकि सर ये एक्सपेरिमेंटली है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा A B और C आए, मे भी ऐसा हो भी सकता है और मे भी ऐसा नहीं हो सकता है कि स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को फॉलो करे। तो इसलिए मैंने P Q और R लिखी है। लेकिन हम जो चीज यहां पर कर रहे हैं वो सारी थ्योरेटिकल कर रहे हैं। हम हमेशा कुछ केसेस को छोड़कर, कंफ्यूजन सर आप कर, हमेशा कुछ केसेस, थोड़ा वेट करिए, हम अभी तक बता रहे हैं, अभी तक के लिए हम हमेशा A की वैल्यू वही लेंगे जो P की वैल्यू है, B की वैल्यू वही लेंगे जो Q की वैल्यू है, और C की वैल्यू वही लेंगे जो R की वैल्यू है। इस नोटेशन को हम क्या देंगे, रेट ला एक्सप्रेशन। थोड़ा चेंज करेंगे लास्ट में चल के। तो व्हाट इज रेट ला? सिंपल बताइए, रेट ला इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच कैन एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। किस टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू सम पावर which may or may not equal to their stoichiometric coefficient। कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म्स में, और ईच रेज टू सम पावर, और वो पावर उसकी स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मतलब सर रेट ला है ना, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, कई बार स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से रिएक्शन फॉलो नहीं होती है, तो उस टाइम पावर जो है वो एक्जैक्टली स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट की तरह नहीं आएगी, थोड़ी अलग आएगी। लेकिन हम जो चीज कर रहे हो तो थ्योरेटिकल कर रहे हैं, तो हम नोटेशन तो उसको P Q R दे देंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में लिख क्या चलेंगे, P A की वैल्यू, Q R B की वैल्यू और R C की वैल्यू। ये आपके पास रेट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और लास्ट नेक्स्ट लेक्चर कम से कम 1.5 घंटे का होने वाला है। तो थोड़ा सा आप अलर्ट होके बैठिए इस टॉपिक और इस टॉपिक में। अगर आपका डाउट है कोई तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, डेफिनेटली आपका रिप्लाई आएगा। लेकिन आप पढ़िए मन लगा के, आपकी 12th क्लास है, आप बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलते हैं। अब की बार डेफिनेटली हो सकता है कल ही मिले, ठीक है। बाय।